और आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ वहां के लोगों और राजनीतिक दलों का गुस्सा फूटने लगा है। बांग्लादेश के दोनों बड़े राजनीतिक दल देश में लोकतंत्र बहाली और चुनावों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। दरअसल बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार बनी, लेकिन यह सरकार न सिर्फ तानाशाही के रास्ते पर चल रही है, बल्कि देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा काफी बढ़ गई है। लोकतंत्र बहाली की मांग के साथ अवामी लीग के समर्थक ढाका की सड़कों पर उतरे तो उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। हिंसक हमलों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बहाली की मांग दोहराई। उधर ढाका की सड़कों पर उमड़ी एक और भीड़ भी देश में जल्द चुनाव की मांग करती दिखी। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दल देश में तुरंत चुनाव चाहते हैं। गौरतलब है कि बार बार मांग के बाद भी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन का इरादा न तो चुनाव कराने का लगता है और न ही वो सत्ता से अलग होने के इच्छुक दिखाई देते हैं। यूनुस प्रशासन को सत्ता संभाले 100 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों का फेरबदल ही चल रहा है। चुनाव और अन्य कानूनी सुधारों के जितने वादे किए गए थे, उनमें से कोई भी जमीन पर नहीं उतरा है। अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ अगस्त से शुरू हुए हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर यूनुस प्रशासन बहुत से सवालों के घेरे में है। चटगांव सहित कई हिस्सों में हिंदुओं के खिलाफ पहले दुष्प्रचार और फिर उन पर हमलों के बाद खौफ की स्थिति है। चटगांव में तो पुलिस और सेना ने हमलावरों और कट्टरपंथी तत्वों पर एक्शन के बजाय हिंदुओं की ही बेरहमी से पिटाई की और गिरफ्तारी करके झूठे मुकदमे लगा दिए। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल वैश्विक मंच पर भी गूंज रहा है। भारत और अमेरिका यूनुस प्रशासन से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर चुके हैं। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। शिकायत में यूनुस सहित 62 लोगों को नामजद किया गया है। शिकायत में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और उनके नरसंहार का उल्लेख है। यूनुस प्रशासन में सलाहकार के नाम पर शामिल लगभग 2 दर्जन लोग कई मंत्रालय और विभाग लिए बैठे हैं। ऐसे में लोकतंत्र समर्थकों की चिंता है कि आखिर ये अंतरिम व्यवस्था कितनी लंबी चलेगी। लोग पूछ रहे हैं कि गैर निर्वाचित अंतरिम सरकार लोकतंत्र की जल्द बहाली का वादा कब निभाएगी। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे इस मामले पर। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से अंतरिम सरकार वहां पर बनी थी, बहुत कुछ उससे आशा की जा रही थी, लेकिन वहां पर अब जो हो रहा है, वहां की दोनों राजनीतिक जो दल हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, कह रहे हैं कि आप चुनाव कराइए। मोहम्मद यूनुस के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो सत्ता पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो यह है कि सरकार को अंतरिम सरकार कहना ही गलत है। इसकी वैधानिकता पे प्रश्न चिन्ह है। इसकी क्या वैधानिकता है, ये किस तरीके से अंतरिम सरकार बनी है, इसका कोई भी संवैधानिक या वैधानिक आधार नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी कह रही हैं कि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उन्होंने त्यागपत्र देखा नहीं। ये सरकार किसकी है? ये तो मेरे हिसाब से एक गैर कानूनी इल्लीगल सरकार है और इसका कोई भी इरादा कोई चुनाव या जनतांत्रिक प्रणाली को वापस लाने का नहीं है। और इस सरकार को बनाने में उस समय के अमेरिकी प्रशासन की एक काफी बड़ी भूमिका थी और इसके अंदर जो जमात के तत्व हैं वो धीरे धीरे प्रशासन के ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। और चूंकि जमात के पास उस तरीके का लोकाधार नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये लोग 3 साल 6 साल तक बिना चुनाव के सत्ता पर काबिज रहें। और वाजिब बात है कि इसके खिलाफ जो है जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। आवामी लीग के लोगों को तो एकत्रित ही नहीं होने दिया जा रहा। उनके ऊपर जिस तरीके से दमन चक्र चल रहा है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जिसमें भारत भी शामिल है, उसको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ये जो आज का जो प्रशासन है जिसने सत्ता पर कब्जा कर रखा है, इसके खिलाफ भी अब कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से राष्ट्रपति जो है अभी भी चुने हुए हैं, वही एक वैधानिक आधार है वहां के। और वहां की जो सेना की जो टुकड़ियां हैं, जो सेना है, उसको अब कुछ कार्य करने की आवश्यकता है कि जिससे कि कोई एक चुनाव का एजेंडा हो, कोई एक जनतंत्र की वापसी का रास्ता जो है जिसको कि लिखना, जिसका कि रोड मैप तैयार होना चाहिए, जिसको कि दिखाना चाहिए। और साथ ही साथ
मेरे ख्याल से जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। जैसे चिटगांव में हमने देखा इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके खिलाफ जो है वैश्विक आलोक जी, इस सब के बीच वहां पर जिस तरह की स्थिति बन रही है, अगर वहां पर स्थिति को देखा जाए तो जो लोकतांत्रिक दल हैं वो तो कह रहे हैं कि चुनाव कराइए, और आज की अगर बात करें वो खुलकर सामने आ रहे हैं दोनों के दोनों दल, चाहे आवामी लीग की बात करें या बीएनपी की बात करें, वो इनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि ये सत्ता के ऊपर पकड़ बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा, जिसको एक तथाकथित अंतरिम सरकार अगर हम बोल दें, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जमात है, जो रेडिकल एलिमेंट्स वहाँ पर हैं वो उसके पीछे हैं, तो ये इलाके के लिए कितना बड़ा खतरा बनते हुए जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए चिटगांव में जो हुआ वो हिफाजत के लोगों ने किया। जो खबरें ढाका से आ रही हैं वो ये दिखला रही है कि सरकार के सभी अंगों में ये जो छुपे हुए जमाती थे ये सब बाहर आ गए, खुल के बाहर आ गए और सत्ता के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमात वो संस्था है जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ थी, ये कट्टरपंथी ताकतों को समर्थन देती है। और हमने बांग्लादेश में देखा है कि पहले भी कट्टरपंथी ताकतें पनप रही थी, उनको शेख हसीना की सरकार काफी कोशिश कर रही थी खत्म करने के लिए और उसके कारण ये दबे हुए थे और छुपे हुए थे। लेकिन अब उनकी सरकार के हटने के बाद ये लोग खुलेआम बाहर आ गए हैं और फिर से वो अपनी जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसमें फिर से संलग्न होने। अगर बांग्लादेश एक और कट्टरपंथी क्षेत्र के रूप में उभरता है तो ये हम सबके लिए चिंता है, क्योंकि हम बांग्लादेश को अगर एक दूसरा अफगानिस्तान बना देंगे तो न सिर्फ अड़ोसी पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। आलोक जी, इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कितनी बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अब जब वहाँ के जो अंदर के राजनीतिक दल हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर चुनाव कराइए, लेकिन कोई बड़ा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से वहाँ पर चुनाव के लिए दबाव डालें, ऐसा अभी तक होते हुए नहीं दिख रहा है। ये दुर्भाग्य से ये स्थिति है, क्योंकि ये जो सरकार है या जो जिसको कह सकते हैं जिन्होंने अभी सत्ता पे कब्जा कर रखा है, ये लोग मेरे ख्याल से काफी हद तक पश्चिमी शक्तियों के समर्थन से यहाँ पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि जब अमेरिका में चुनाव हो गए हैं और अब नया प्रशासन आने वाला है तो इससे बांग्लादेश में ये जो यूनुस साहब का जो प्रशासन चल रहा है इसको काफी चिंता होने लगी है, क्योंकि अब लगता है इनको कि शायद इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा। क्योंकि अभी तक तो ये लोग सत्ता को संभाले हुए थे बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी के लिए। इन्होंने संसद को भंग कर दिया, ये कर जो दिल में आया जजों को हटा दिया। तो इस तरीके का जो निरंकुश शासन इनका चल रहा था उसके खिलाफ अब मुझे लगता है कि विश्व में भी आवाज उठेगी और यहाँ तो आवाज उठ ही रही है। ठीक है आलोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है। ब्रेक के उस पार हम एक और